हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू न्यू लेक्चर ऑफ फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, हम डिस्कस करने वाले हैं जो क्रैश कोर्स लॉन्च किया है पीजीटी फिजिक्स का। उसके अंदर अपने पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स। इसके अंदर अपने जो टॉपिक रहेंगे आज के वो रहेंगे आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, मैटर वेव्स, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर देखो, सबसे पहले मैं यहां पे बात करना चाहूंगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया क्यों। देखो, जो लाइट थी ना उसकी डुअल नेचर थी। डुअल नेचर मतलब लाइट के कुछ एक्सपेरिमेंट आप पार्टिकल नेचर से डिफाइन कर सकते हैं, कुछ को आप वेव नेचर से डिफाइन कर सकते हैं, और कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो वेव नेचर को भी सपोर्ट नहीं करते और तुम्हारे पास पार्टिकल नेचर को भी सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा इसके डेप्थ में जाते हुए हम देखेंगे कि जो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करने वाला एक एक्सपेरिमेंट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके अंदर कंप्लीटली क्या क्या था और आइंस्टाइन ने उसके बारे में क्या क्या बताया, और उसके अंदर ही एक निकल के आएगी अपने पास आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, विकिरण की द्वैत प्रकृति। इसके अंदर देखो कुछ चीजें सपोर्ट करेगी वेव नेचर को। तो वेव नेचर को सपोर्ट करने वाली चीजें कौन सी यहां पे। वेव नेचर में आ जाएगा इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन, विवर्तन और पोलराइजेशन, ध्रुवण। पार्टिकल नेचर की बात करें, कणीय प्रकृति जो थी उसको किसने सपोर्ट किया, उसको किया तुम्हारे पास सपोर्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने। और कॉम्पटन इफेक्ट ने, और स्कैटरिंग इफेक्ट ने। और कुछ ऐसे थे जो दोनों को सपोर्ट नहीं करते थे, तो वो कौन से थे, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। अब देखो, अब अपने इसके अंदर बात करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो नया टॉपिक डालो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो, जब मेटल के सरफेस से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो वो इलेक्ट्रॉन निकालने के कई तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है थर्मो आयनिक इमिशन। थर्मो आयनिक इमिशन या तापायनिक उत्सर्जन क्या होता है कि जब आप किसी सरफेस को क्या दो, टेम्परेचर दो, उसको हीट दो, उसको गर्म करो, ठीक है, तो उससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एनर्जी लेकर के कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है तुम उस मटेरियल या मेटल के दोनों तरफ क्या लगा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो, विभवांतर लगा दो, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि उस मेटल सरफेस के ऊपर एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का और एक गुड इंटेंसिटी का, एक अच्छी आवृत्ति, एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का और एक अच्छी इंटेंसिटी का प्रकाश डाला जाए, तो उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो तुम्हारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था और इससे आइंस्टाइन ने क्या इक्वेशन दी थी वो अभी देखते हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा लिख लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में एक लाइन में ही। द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ejection of electrons when light of sufficiently high frequency falls upon
इट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या मैं इसको स्मॉल में लिख लेता हूं तो मैं इसको PEE लिख सकता हूं। अब देखो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था, जहां पे तुम्हारे पास निकल के आएगी बहुत सारी चीजें, जैसे निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, ठीक है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है नहीं करता, करंट जो है वो क्या बोलते हैं वेवलेंथ पे डिपेंड करती है नहीं करती, ठीक है, जो करंट होगी फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगी वो किस पे डिपेंड करती है। इसके अंदर एक दो चीज और लिख सकते हो, इट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दीज इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे वो क्या कहलाएंगे, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस करंट will be called as फोटो करंट। अब देखो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके अंदर तुम्हारे पास एक इवेक्यूएटेड ग्लास ट्यूब थी, यहां अपने पास कैथोड था, यहां अपने पास एनोड था, और यहां पे कैथोड के ऊपर लाइट डालने के लिए एक खिड़की थी। ये हो गया अपने पास कैथोड और ये हो गया अपने पास एनोड, और ये जो कैथोड और एनोड है इनको कम्यूटेटर की सहायता से जोड़ा गया था। जिसे तुम हिंदी में विभव विभाजक व्यवस्था भी कहते हो। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यहां पे एक वोल्टमीटर लगा था, और इसमें जो करंट आएगी उसको मेजर करने के लिए माइक्रो एम्पियर में करंट मेजर करने के लिए माइक्रो एमीटर लगा हुआ था। ये वोल्टमीटर लग गया। अब ये चीज देख सकते हो, जो वोल्टमीटर हमेशा किस में लगता है, पैरेलल में लगता है, और जो एमीटर है वो तुम्हारे पास सीरीज में लगता है। और ये यहां पे एक विभव विभाजक व्यवस्था हो गई वोल्टेज कम ज्यादा करने के लिए, और इससे जुड़ी हुई है तुम्हारी एक बैटरी। ये आपका कंप्लीट सेटअप हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अध्ययन करने के लिए। इनिशियली देखो, और ये जो तुम्हारे पास कैथोड है ये किसका बना है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल का, जो प्रकाश संवेदी पदार्थ जो होता है उसका कैथोड बना हुआ है। इसका बना है ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल का बना हुआ है, प्लेट लिख सकते हो। और यहां पे ये क्या है, क्वार्टज विंडो, ठीक है, ये विंडो है जिससे लाइट आएगी, तो इसको तुम लिख सकते हो क्वार्टज विंडो। और ये ट्यूब है पूरी पूरी, इसको क्या बोला गया, ये वाली जो ट्यूब है ना, ये वाली पूरी पूरी ट्यूब, ये है इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। निर्वात नलिका है ये, ठीक है। इसको निर्वातित क्यों किया गया, ताकि जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से इधर से उधर होंगे तो बाकी कोई भी पार्टिकल कहीं से ना आए जो आकर के इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए, ठीक है। अब इसके अंदर से लाइट आ रही होगी इस खिड़की से इस सतह के ऊपर,
जो कैथोड है इसके ऊपर लाइट आ रही होगी। जैसे ही इसके ऊपर लाइट आके गिरेगी तो कैथोड से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कैथोड से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब देखो जो तुम्हारा सी है ये किससे जुड़ा है, नेगेटिव से जुड़ा है, और जो ए है वो किससे जुड़ा है, फिलहाल पॉजिटिव से जुड़ा है। तो इससे क्या होगा कि जो ए है तुम्हारा एनोड जो है ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल के क्या आएंगे, एनोड के पास आएंगे। जैसे ही कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल करके एनोड के पास आएंगे, सर्किट में क्या बहेगी, धारा बहेगी, और उसको क्या कर लेंगे, अपने मेजर कर लेंगे। ये धारा कौन सी, तुम्हारी फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। अब एक बात देखो, मैं क्या करूं, एनोड की वोल्टेज बढ़ाते जाऊं। ठीक है, मान लो तुम्हारा जो कैथोड है उससे कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 10 इलेक्ट्रॉन निकले, और जो वोल्टेज ए की है वो मिनिमम वोल्टेज है, मतलब बहुत कम वोल्टेज है। तो हो सकता है तुम्हारे पास ए है वो कुछ इलेक्ट्रॉन को क्या करे, एब्जॉर्ब करे, और तुम्हें क्या मिले, थोड़ी धारा मिले। अब तुम और वोल्टेज बढ़ाओ, मतलब मान लो तुमने पहले से डबल वोल्टेज कर ली, तो पहले मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे थे, अब कितने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गए। तुमने और वोल्टेज बढ़ाई, मान लो तुमने 3-4 गुना वोल्टेज कर दी, तो क्या होगा, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन जो जितने भी उत्सर्जित हुए थे, ठीक है, इजेक्ट हुए थे, वो सारे के सारे एनोड ने कैच कर दिए, और करंट क्या हो गई, फ्लो होने लगी। जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, तुम्हारे पास एब्जॉर्ब, कैथोड से निकल के एनोड में एब्जॉर्ब हो गए, धारा उन्होंने जनरेट कर दी, तो अब कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो जितनी मर्जी वोल्टेज बढ़ा दो, जितनी मर्जी वोल्टेज बढ़ा दो, अब तुम्हारी जो करंट है वो और नहीं बढ़ सकती। मतलब तुम क्या समझे, वोल्टेज बढ़ाने के साथ साथ क्या होगी, करंट इंक्रीज होगी, पर एक टाइम के बाद वोल्टेज कितने भी बढ़ाओ करंट इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन निकले थे सारे के सारे एनोड पे पहुंच चुके होंगे। तो उस टाइम जो करंट होगी, उस टाइम जो कांस्टेंट करंट तुम्हें मिलेगी, वो करंट कहलाएगी सैचुरेशन करंट। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। ये अपने पास क्या है, ये कम्यूटेशन। ये किस काम आएगा, ये आएगा जो पोलैरिटी होती है ना, कैथोड जैसे फिलहाल नेगेटिव है और यहाँ पे एनोड क्या है, पॉजिटिव है, तो इसकी पोलैरिटी को चेंज करने के लिए। पोलैरिटी चेंज क्यों करेंगे वो थोड़ा सा आगे जाके आप समझ जाओगे। ठीक है, तो इसके अंदर अब थोड़ा सा लिख लो। अब देखो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया, लेनार्ड और हर्ट्ज ने। लेनार्ड और हर्ट्ज ने जब ये प्रयोग किया ना, तो उन्होंने 2 से 3 चीज ऑब्जर्व की। चीज क्या ऑब्जर्व की, पहले मैंने तुम्हें बता दी कि तुम्हारे पास जैसे ही लाइट इंसिडेंट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है। मतलब ऐसे लाइट आई और विद इन 10⁻⁹ सेकेंड ये एक्सपेरिमेंट क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। लाइट आई, करंट फॉलो हो गई 10⁻⁹ सेकेंड के अंदर। पहला एक्सपेरिमेंट तो ये देखा। दूसरा क्या देखा कि इंटेंसिटी अगर वो लाइट की बढ़ा दे, जैसे लाइट आ रही है इसकी क्या कर दे, इंटेंसिटी बढ़ा दे, तीव्रता बढ़ा दे, तो करंट जो होती है, जो फोटो करंट है वो बढ़ जाती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हो रहे हैं वो बढ़ जाते हैं। इसी के साथ साथ इंटेंसिटी बढ़ाने पर जो वेलोसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बाहर, उनकी जो वेलोसिटी है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो नहीं बढ़ रही है। मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने पे वो जितनी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे थे वो नहीं बढ़ रही है। इसी के साथ साथ उन्होंने देखा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम की एक टर्म वहां पर है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब इसे कुछ हिंदी में कुछ बोलते हैं, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, कुछ कहते हैं, मुझे याद नहीं नाम। थ्रेश इंग्लिश में देख लो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी की एक मिनिमम ऐसी वैल्यू है कि इससे कम अगर फ्रीक्वेंसी का तुमने लाइट डाली तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होता है। क्या समझे, 3 से 4 चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की। पहली चीज क्या थी कि यहाँ पे इंस्टेनियस हुआ, जो भी काम था वो इंस्टेनियस हुआ, लाइट आई, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए। दूसरी बात, जो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन थे वो किस पे डिपेंड करते थे, इंटेंसिटी पे। जो करंट थी वो किस पे डिपेंड कर रही थी, इंटेंसिटी पे। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो उनकी गतिज ऊर्जा थी वो किस पे डिपेंड कर रही थी, तुम्हारे पास इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही थी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही थी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम की एक टर्म एग्जिस्ट करती है, मतलब एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का अगर प्रकाश डाला, चाहे उसकी इंटेंसिटी देवता कुछ भी हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ये चीज उन्होंने ऑब्जर्व की थी। तो इसको लिख लो, ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थी इस एक्सपेरिमेंट की।
एक्सपेरिमेंटल, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने जो डाटा थे वो कलेक्ट किए कि ऐसे ऐसी चीजें हो रही है। इसको फिर एक्सप्लेन करेगा कौन? आइंस्टाइन। पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी? इंस्टेनियस प्रोसेस है ये। इंस्टेनियस प्रोसेस है, इसके अंदर कोई भी टाइम लैग नहीं है। और ये काम कितने टाइम में हो जाता है? 10⁻⁹ सेकेंड के लगभग हो जाता है, इतने टाइम के अंदर हो जाता है। दूसरा था नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नंबर 3 काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। चौथी चीज यहां पे क्या थी? चौथी चीज थी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब अगर तुम एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी का प्रकाश डालते हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा। अगर तुम उससे कम फ्रीक्वेंसी का प्रकाश डालते हो तो तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो हैपन ही नहीं होने वाला। ठीक है। और अगर ये है मतलब न्यू इज लेस देन न्यू नोट है तो इंटेंसिटी को चाहे तुम इंटेंसिटी को जितना मर्जी बढ़ा लो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुम्हारा होगा ही नहीं। इसके अलावा जो इंटेंसिटी है वो बढ़ाते हो तो क्या होगा? इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगी? करंट भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब इसके बाद देखो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी। पोलैरिटी चेंज करने का मतलब जो एनोड था इसको क्या कर दिया? नेगेटिव कर दिया, और जो कैथोड था इसको पॉजिटिव कर दिया। तो अब देखो क्या होगा। पहले क्या हो रहा था? कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते, एनोड इनको खींचता और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता? हैपन होता। अब क्या कर दिया? पोलैरिटी चेंज कर दी। मतलब जो सी है वो क्या है? पॉजिटिव है, और जो ए है वो क्या है? नेगेटिव है। तो अब सी से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनको एनोड क्या करेगा? रिपेल करेगा। सी से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इनको क्या करेगा? रिपेल करेगा। स्टार्ट में क्या है? पोटेंशियल कम है, मतलब ए क्या है? थोड़ा कम नेगेटिव है, मान लो -0.01 या 0.02 ही है। ठीक है। तो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए, ए क्या कर रहा है? नेगेटिव होने के कारण इनको रिपेल कर रहा है। फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? काफी ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएंगे? एनोड पे पहुंच जाएंगे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दर्शाएंगे। अब देखो अगर मैं ए का जो पोटेंशियल है वो क्या कर दूं? ऑल नेगेटिव कर दूं। -0.1 था, अब कर दिया -0.5, तो पहले जितने इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे उससे ज्यादा कोई रिपेल कर पाएगा। ठीक है। तो और ज्यादा रिपल्सन होगा, तो और कम इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, और कम करंट पहुंचेगी। ठीक है। अब मान लो इसकी वोल्टेज मैंने बढ़ाते बढ़ाते नेगेटिव के अंदर इतनी बढ़ा दी कि जो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, वो भी ए तक नहीं पहुंच पा रहा। तो पोटेंशियल की वो वैल्यू जिसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल की वो वैल्यू जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो होता ही नहीं है, फोटो करंट का मान 0 हो जाता है। वो वैल्यू क्या कहलाती है? तुम्हारे पास नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू कहलाती है स्टॉपिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल की उस वैल्यू को क्या कहते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है। तो आप ये लिख लेंगे, सिंपल लिख दो। इसके अंदर V0 है, ये तुम्हारे पास क्या होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल निरोधी विभव थ्रेशोल्ड आवृत्ति को कहते हैं देहली आवृत्ति। ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को बोल देंगे अपने देहली आवृत्ति। अब V नोट क्या है? द नेगेटिव पोटेंशियल, required to stop the electron, required to stop the electron
ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हो। मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसके पास अधिकतम काइनेटिक एनर्जी है, उसको रोकने के लिए जिस विभव की तुम्हें आवश्यकता है वो क्या कहलाएगा, तुम्हारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, अब देखो आइंस्टाइन आ गया, आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन करने की ट्राई की। ठीक है, तो उसने क्या दी, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी। तो यहां पे आएगा तुम्हारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कैन बी गिवन एज, ये तुम्हारे पास कि मेटल को जो तुमने एनर्जी दी वो कितने काम आएगी, दो काम आएगी। पहला, जो इलेक्ट्रॉन है उसका वर्क फंक्शन होगा, जो मेटल है उसका वर्क फंक्शन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए ना, उतनी एनर्जी खर्च होगी, प्लस जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच गई वो कहां जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के रूप में, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के रूप में होगी। मतलब कहने का मतलब देखो कि तुमने एक मटेरियल को एनर्जी दी तो वो एनर्जी क्या करेगी, दो काम करेगी, कि जो उसका जो मेटल है ना उसका एक वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के अंदर क्या हो गया है, किसी ना किसी बॉन्ड से बंधा हुआ है, बॉन्ड से नहीं बंधा होता तो वो पहले ही बाहर आ जाता, तो वो किसी न किसी बॉन्ड से बंधा हुआ है, तो उसको बाहर निकालने के लिए, मतलब जस्ट सतह से ऊपर लाने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाता है, वर्क फंक्शन कहलाता है, कार्यफलन कहलाता है। उसे किससे लिखा गया है, यहाँ पे फाई नॉट लिखा गया है। तो तुमने एनर्जी दी, एक काम हुआ उस इलेक्ट्रॉन को सतह पे लेके आना, इलेक्ट्रॉन को सतह पे ले आए तो जो बची हुई तुम्हारी एनर्जी है वो कहां जाएगी, उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में चली जाएगी। तो यहां पे एनर्जी कितने काम आई, दो काम आई, कार्यफलन के रूप में और अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में, वर्क फंक्शन के रूप में और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के रूप में। अब देखो एनर्जी है वो कैसे लिखते हैं, एच न्यू के रूप में, जहां पे न्यू क्या है, आवर्तित फोटोन की आवर्ती, और एच क्या है तुम्हारे पास, प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.62 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकंड। जो फाई नोट है, जो फाई नोट है इसे लिखा जाता है एच न्यू नोट प्लस के मैक्सिमम। एच न्यू नोट देखो क्या है, तुमने एक फ्रीक्वेंसी का प्रकाश डाला, न्यू फ्रीक्वेंसी का, तो एच न्यू था, दो काम आ गया, फाई नोट प्लस के मैक्सिमम। अब तुमने एनर्जी कम कर दी, तुमने कहा मैं एनर्जी इसका कम कर रहा हूं, इतनी एनर्जी नहीं डालूंगा, इतनी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी नहीं डालूंगा, इससे कम फ्रीक्वेंसी की एनर्जी डालूंगा। तो जो तुमने कम डाली और तुमने वो जस्ट इतनी कम डाल दी कि जो ये सतह से बाहर तो आ गया पर ये सतह से बाहर नहीं निकल पा रहा, मतलब सतह से बाहर तो आ गया पर भाग नहीं पा रहा, काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो वो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, देहली आवृत्ति कहलाएगी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, न्यू नोट कहलाएगी। और उस केस में के मैक्सिमम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको तुम एक तरीके से ये भी लिख सकते हो एच सी बाय लैम्डा, ये हो गया अपने पास एच सी बाय लैम्डा नोट। यहां पे न्यू नोट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और यहां पे तुम्हारे पास के मैक्सिमम जो है इसको अपने लिखते हैं ईवी जीरो, इक्वेशन नंबर 1। वी नोट क्या है यहां पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहां पे देखो मैंने क्या लिखा था, यहां पे मैंने लिखा था वी नोट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब उसकी जितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ना इलेक्ट्रॉन की, उतनी ही उल्टी ऊर्जा लगा रहे हैं। उल्टी ऊर्जा मतलब उसको रोकने में हम एनर्जी लगा रहे हैं, तो वो उसकी एनर्जी कितनी है, जो उसको रोकने में लगा रहे हैं वो कितनी है, ईवी नोट। तो के मैक्सिमम तुम्हारा जो है वो ईवी नोट के इक्वल होता है, वो मैंने यहां पे यूज दे लिया। अब देखो अपने इस चीज का ग्राफ भी बना सकते हैं, इस चीज का ग्राफ बनाएं, देखो तो इसका ग्राफ बनाएं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसको इसी से लिखते हैं। ठीक है, इसी इक्वेशन से ले आओ, ये हो जाएगा एच न्यू बाय एच बराबर न्यू नोट प्लस ईवी नोट। एच का डिवाइड इसमें हो गया और एच का डिवाइड किस में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। तो ये अपने पास आ जाएगा न्यू बराबर न्यू नोट प्लस ईवी नोट, या आप कह सकते हैं जो वी नोट हो गया ये आ गया अपने पास न्यू माइनस न्यू नोट। और इसी को मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, एक मिनट इसका ग्राफ देखने दो मुझे, किस किस के बीच में बनाया इन्होंने।
ई वी नॉट था ना, इसके डिवाइड में एच था, इसके डिवाइड में एच था, तो इसको तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो, डिवाइड बाई ई और डिवाइड बाई वी। तो अब देखो इसका ग्राफ बनाओ कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है तुम्हारे पास, अगर तुम यहाँ पे ग्राफ खींचते हो किस किस के बीच में, देखो एक साइड में तो यहीं से आ गया ना, ये यहीं से आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नोट बराबर क्या आ गया, एच न्यू बाई ई, और इधर जाएगा माइनस में एच न्यू नोट बाई ई। ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ कैसा आएगा, इधर वी नोट है और इधर अपने पास क्या है, न्यू है, ठीक है। तो ये इसकी कंपेयर कर दो इसको y बराबर एम एक्स प्लस सी से, एक्स एक्स पे तुम्हारे पास न्यू है, वाई एक्स के ऊपर वी नोट है, ओके। तो ये अगर न्यू जीरो करो, न्यू को अगर जीरो करो तो ये क्या आएगा, माइनस के अंदर इंटरसेप्ट आ रहा है वाई नोट एक्स एक्सेस पे, तो नेगेटिव के अंदर इंटरसेप्ट लगा दो। ये ग्राफ अपने पास कैसा आ जाएगा, ये ग्राफ अपने पास कुछ इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा। ये इंटरसेप्ट कितना है, ये है माइनस का एच बाई ई न्यू नोट, और इसकी जो स्लोप आ गई, इसकी जो स्लोप आ गई वो कितनी हो जाएगी, एच बाई ई हो जाएगी, जिसे तुम एम से लिखते हो। ये देखो एच बाई ई, ये क्या आ गई, इस लाइन की स्लोप आ गई, ओके। अब आगे देखो, इसके बाद अपने चलते हैं कि देखो आइंस्टाइन ने जो एक्सपेरिमेंट डिफाइन किया था वो किया था विद द हेल्प ऑफ फोटोन से। क्लासिकल थ्योरी जो थी वो ये मानती थी कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसको ट्राई करो एक्सप्लेन करने की वेव नेचर से। क्लासिकल थ्योरी चीज सम्मत भौतिकी कहती है इसको ट्राई करो किससे एक्सप्लेन करने की, वेव नेचर से। वेव नेचर क्या कहती है कि जो वेव आएगी वो तरंगागर के रूप में आएगी, जो मटेरियल है उसके ऊपर प्रकाश जो है वो तरंगागर के रूप में आएगा, थोड़ी थोड़ी एनर्जी जो है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। अब इलेक्ट्रॉन क्या करता रहेगा, एनर्जी कलेक्ट करता रहेगा। पहले राउंड में थोड़ी एनर्जी मिली, फिर थोड़ी एनर्जी और मिली, फिर थोड़ी एनर्जी और मिली, और जब एनर्जी कलेक्ट हो जाएगी वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, सरफेस से बाहर आ जाएगा। मतलब इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगेगा। पर तुमने देखा एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, ये जो प्रोसेस है वो कैसा होता है, इंस्टेनियस होता है, तात्क्षणिक होता है। तो क्लासिकल यहाँ पे क्या होगी, गलत होगी। दूसरी बात और देखो, तुम्हारे पास जो चीज सम्मत भौतिकी क्लासिकल फिजिक्स कभी भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात नहीं करती। ये तुम्हारे पास क्लासिकल क्या कहती है कि तुम्हारे पास अगर जो प्रकाश है, ठीक है, इसकी जो इंटेंसिटी है, इसकी जो तीव्रता है वो क्या होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के समानुपाती होती है। इसको समझाने के लिए मैं यहां समझाता हूं, देखो कि जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है, समानुपाती होती है इसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, आयाम के स्क्वायर के। तो आयाम बढ़ेगा इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो आयाम बढ़ेगा, आयाम बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। मतलब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो होगा या नहीं होगा वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। कोई भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। पर इसकी बात ये क्या थी, गलत थी, ठीक है। तो क्लासिकल अपने पास काफी तरीके से गलत हो गई, जो वेव नेचर से डिफाइन करने का तरीका था वो काफी गलत हो गया। तब यहाँ पे क्या निकल के आया, एक पार्टिकल नेचर निकल के आई। और वो पार्टिकल नेचर क्या थी, आइंस्टाइन ने बताया कि जो यहां पर जो प्रकाश है ना तुम्हारा, वो वेव के रूप में नहीं है, तरंग के रूप में नहीं है, ये क्या है, एनर्जी के पैकेट के रूप में है। एनर्जी के क्या है, पैकेट के रूप में है। और उस एनर्जी के एक छोटे पैकेट को क्या बोलते हैं, एनर्जी के क्वांटा को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। और उस फोटोन की जो क्या बोलते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जिनके बेसिस पे अपने क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो उस फोटोन की क्या लिख लो आप, प्रॉपर्टी लिखो, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन मतलब जिसके बेसिस के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिफाइन किया जाएगा वो उस पार्टिकल की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर पहला लिखोगे, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, पहले मैं बता देता हूं उसके बाद दिखा दूंगा। फोटोन पे क्या है, इसकी आवृत्ति क्या हो, न्यू हो। इसकी आवृत्ति न्यू हो तो इसके रिलेटेड एनर्जी कितनी हो जाएगी, E इक्वल टू h हो जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी, फोटोन के ऊपर क्या होगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा। चार्ज नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से डिफ्लेक्ट नहीं होगा। इलेक्ट्रिक और चुंबकीय क्षेत्र इसके ऊपर कोई भी बल नहीं लगाएंगे। तीसरा, फोटोन के का जो रेस्ट मास है, फोटोन का जो रेस्ट मास है वो जीरो होता है। मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन का मास है, प्रोटॉन का मास है, उस तरीके से फोटोन का मास नहीं होता है। तो इसका रेस्ट मास हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो लिखो, इसके अंदर लिख दो
ये क्या है, क्वांटम पार्टिकल है। क्वांटम पार्टिकल मतलब क्वांटम पार्टिकल होता है बोसोनिक पार्टिकल, ठीक है। इतना इसके बारे में, क्वांटम पार्टिकल होता है नहीं होता, इस पे डिबेट करना तुम्हारे सिलेबस का पॉइंट भी नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं। क्वांटम पार्टिकल होता है, और ये क्वांटम पार्टिकल ऐसे भी समझ सकते हो कि क्लासिकल फिजिक्स के अंदर नहीं आता फोटोन, कहाँ आता है, क्वांटम फिजिक्स के अंदर आता है। दूसरा पॉइंट होता है इसके अंदर, फोटोन जो है वो कैसे मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। जैसे मतलब ये फोटोन आ रहा है तो ये खुद से बैंड नहीं हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, ये कहाँ मूव करता रहेगा, सीधी लाइन में मूव करता रहेगा। मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। तीसरा अपने पास आता है एनर्जी। फोटोन की जो एनर्जी है वो कितनी होगी, एच न्यू होगी, एच सी बाई लेमडा वी, जिसको तुम लिख सकते हो। इसके मोमेंटम की बात करें तो ये हो जाएगा एच बाय लेमडा, ये इसको तुम लिख दो ई बाय सी। सी क्या यहाँ पे लाइट का वेग है, न्यू क्या इसकी फ्रीक्वेंसी है, ई क्या इसकी एनर्जी, एच क्या है प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.62 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकेंड होती है। और ये क्या है, चार्जलेस पार्टिकल है। चार्जलेस पार्टिकल तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका भी इफेक्ट इस पे नहीं आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट भी इस पे नहीं आएगा। ये तुम थोड़ा सा डिटेल में खुद से लिख सकते हो। इसका जो रेस्ट मास है वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा। रेस्ट मास हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अब तुम एक चीज थोड़ी सी और देख लो, जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, वो कैसे डिफाइन की जाती है। इंटेंसिटी डिफाइन की जाती है तुम्हारे पास एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब E बाई टी को मैं पावर लिख सकता हूं, पावर बाय एरिया भी तुम्हारा इंटेंसिटी होता है, ओके। और जो एक फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। तो अगर n फोटोन आ जाए तो ये एनर्जी कितनी हो जाएगी, NH न्यू, ठीक है। अगर एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू है और n फोटोन आ रहे हैं तो उनकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, NH न्यू हो जाएगी। ये क्या है, E टोटल है। इसी केस में IT मतलब तीव्रता कितनी हो जाएगी, अगर एनर्जी इतनी है तो ये NH न्यू बाय एरिया गुना टाइम। तो टोटल इंटेंसिटी उस साइड में कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। ये जो NH न्यू बटा T है ये क्या है, एक तरीके से टोटल पावर बाय क्या आ गया, एरिया आ गया अपने पास। यहाँ पे H क्या है अपने पास, यहाँ पे H क्या है अपने पास, फोटो क्या बोलते हैं, प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपने देख रहे हैं उसके अंदर बहुत सारी टर्म आती है, अपने उनको डिफाइन कर लेंगे, जो बाकी रह गई है उनको, ठीक है। तो लिखो टर्म्स रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहली टर्म है फोटो इलेक्ट्रॉन, बता चुका हूं मैं, जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो क्या होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरी आती है फोटो करंट, इन फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट बहेगी वो कहलाएगी फोटो करंट। वर्क फंक्शन फाई नॉट, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उन इलेक्ट्रॉन को जस्ट सतह से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहलाएगी वर्क फंक्शन, जिसे लिखते हैं एच न्यू नॉट से। यहाँ पे न्यू नॉट अपने पास क्या है, देहली आवृत्ति है, या जिसे कह सकते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ओके। उसके बाद आती है सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट बताई थी कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए, एनोड का जितना पोटेंशियल बढ़ाओगे उतनी ज्यादा करंट बढ़ेगी, पर एक पॉइंट के बाद करंट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो वो कांस्टेंट करंट क्या कहलाएगी अपने पास, सैचुरेशन करंट कहलाएगी, ठीक है। एक अपने पास टर्म आती है स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो भी मैं तुम्हें बता चुका हूं। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था, ये था वी नॉट, कि अधिकतम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी पोलैरिटी चेंज करने के बाद रोकने के लिए आवश्यक जो विभव होगा वो क्या कहलाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा। हिंदी में कहते हैं इसे निरोधी विभव। इसके बाद अपने पास आता है एक चीज और भी थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो भी इसके अंदर डिफाइन हो गई है। ये मैं अलग से क्यों लिख रहा हूं, ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे कि ये सब क्या है।
है ना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ जाएगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसे न्यू नोट्स लिखते हैं। अब अपने पास आते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। बहुत सारे ग्राफ होते हैं कि जो इंटेंसिटी है वो करंट पे डिपेंड करती है, जो तुम्हारे पास क्या बोलते, जो गतिज ऊर्जा है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ना कि इंटेंसिटी पे। ऐसे करके बहुत सारे ग्राफ है। स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करता है, तो बहुत सारे ग्राफ है। तो ग्राफ देखो, पहला ग्राफ है इसके अंदर अपने पास करंट वर्सेज इंटेंसिटी, करंट वर्सेज इंटेंसिटी। अब एक बात देखो यहां पे, पहले इंटेंसिटी क्या है, NH न्यू बटा A इंटू टी। इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, H कांस्टेंट रहेगा, फोटोन के पैकेट आ रहे हैं, तो एक प्रत्येक फोटोन के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है। तो यहां जब मैं n बढ़ा रहा हूं, जब मैं फोटोन के पैकेट बढ़ा रहा हूं, तब मेरी क्या बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है। या मैं जब भी ऐसा कहूंगा कि मैं क्या कर रहा हूं, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, तो उसका मतलब क्या है, उसमें आने वाले फोटोन के पैकेट की संख्या में बढ़ा रहा हूं। जब फोटोन के पैकेट की संख्या बढ़ेगी और एक इलेक्ट्रॉन को एक ही पैकेट बढ़ेगा, एक ही पैकेट मिलेगा और वो बाहर आएगा। ध्यान से सुनना, यहां पे क्या बढ़ गया, इंटेंसिटी बढ़ाने पे पैकेट बढ़ गए। एक पैकेट एक इलेक्ट्रॉन को मिलेगा और वो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। जब पैकेट बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। जब पैकेट बढ़ेंगे, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो पैकेट बढ़ेंगे, पैकेट बढ़ेंगे तो बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी बढ़ेगी। मतलब करंट किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये ग्राफ बनाओ, करंट वर्सेस इंटेंसिटी। सिंपली क्या हो जाएगा, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई बढ़ रहा है इधर, इसको स्मॉल आई से लिख दो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, इधर तुम्हारी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ रही है। ये ग्राफ कैसा आएगा, बिल्कुल पैरेलल लाइन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, यहां से क्या लिखोगे, जो करंट है वो किस पे डिपेंड कर रही, इंटेंसिटी के बिल्कुल प्रोपोर्शनल है। दूसरा ग्राफ क्या है अपने पास, दूसरा ग्राफ अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस अप्लाइड पोटेंशियल। अप्लाइड पोटेंशियल, अप्लाइड पोटेंशियल क्या था, V। अब देखो ध्यान से देखना बात, जब तुमने पोटेंशियल लगाया ही नहीं, पोटेंशियल लगाया नहीं मतलब कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले पर एनोड का पोटेंशियल क्या है, 0 है, तो भी एक इलेक्ट्रॉन जिसकी गतिज ऊर्जा अच्छी थी वो पहुंच रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जिसकी गतिज ऊर्जा अच्छी थी वो पहुंच रहा है। मतलब यहां पे अपने पास पोटेंशियल और यहां पे अपने पास करंट आई। ठीक है, जब पोटेंशियल 0 है तो भी थोड़ी सी करंट तो है, कुछ ना कुछ करंट तुम्हें मिल रही होगी, या मान लो इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ करंट तुम्हें मिल रही होगी। अब तुम वोल्टेज बढ़ाओगे तो पोटेंशियल बढ़ाओगे तो वो और तेज खींचेगा, मतलब जिनकी कम गतिज ऊर्जा थी वो भी कहां हो जाएंगे, इसके ऊपर, एनोड के ऊपर पहुंच जाएंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल के केस में, तो करंट बढ़ेगी। अब जब सारे ही इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन बाहर आए थे वो सारे ही इसके ऊपर पहुंच गए, क्योंकि ऐसा थोड़ी है वोल्टेज बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, नहीं, वोल्टेज सिर्फ क्या काम कर रही है, उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का जो बाहर आ चुके हैं। तो जब बाहर निकले हुए सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएंगे तो उस केस के अंदर करंट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो ये लो, करंट कांस्टेंट हो गई एक निश्चित टाइम के बाद, कांस्टेंट करंट क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब यही चीज हम दूसरी इंटेंसिटी के लिए करते हैं, तो उसके लिए भी करंट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो तीन केस अगर इंटेंसिटी के आप लोगे तो तीनों केस के अंदर जो करंट है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी एक निश्चित वोल्टेज बढ़ाने के बाद। ठीक है ना, ऐसे नहीं है कि तुम वोल्टेज बढ़ाते जाओगे करंट बढ़ते जाएंगे। क्यों, इसका रीजन क्या, रीजन ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन निकले थे एक निश्चित पोटेंशियल के ऊपर वो सारे के सारे अट्रैक्ट हो चुके हैं। अब जितना मर्जी पोटेंशियल बढ़ा दो करंट तुम्हारी नहीं बढ़ने वाली। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास I3 ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। और ये काम हो कब रहा है, करंट कब बह रही होगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब हो रहा होगा, जब फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, हमेशा न्यू नोट से ज्यादा होनी चाहिए। अगर तुम्हारा न्यू जो है वो न्यू नोट से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, ये आप ध्यान रखें।
ठीक है, अब देखो, अब अपने चलते हैं नेगेटिव पोटेंशियल के सिनेरियो में। अब तुमने क्या किया, पोलैरिटी चेंज कर दी, एनोड को क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। अब एनोड का पोटेंशियल तुम क्या कर रहे हो, नेगेटिव में बढ़ा रहे हो, तो वो क्या होगा, रिपेल करना स्टार्ट करेगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा उसको रोकना स्टार्ट करेगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक पॉइंट पे जाकर के वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल की एक वैल्यू के ऊपर जाकर के जो करंट है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल की इस वैल्यू को क्या कहेंगे, निरोधी विभव, या क्या कहेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, अब तुम कहोगे तीनों इंटेंसिटी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नोट क्यों आया। देखो वी नोट क्या है, अधिकतम गतिज ऊर्जा का मापक है। जो ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन कितनी ऊर्जा से निकलेगा वो किस पे डिपेंड करता है, उसको जो पैकेट मिल रहा है एनर्जी का उस पे डिपेंड करता है, ना कि उसको जो पैकेट मिल रहा है ना एनर्जी का उस पे डिपेंड करता है, ना कि कितने सारे पैकेट आ रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। बात समझे क्या, इंटेंसिटी का मतलब क्या है, कितने सारे पैकेट, नंबर ऑफ पैकेट्स बढ़े। ठीक है, पर एक इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली ऊर्जा जो है वो नंबर ऑफ पैकेट्स पे डिपेंड नहीं करती, उस पैकेट के अंदर एनर्जी कितनी है उस पे डिपेंड करती है। उस पैकेट की एनर्जी एच न्यू, मतलब न्यू पे डिपेंड करेगी उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, तुम्हारे पास न्यू पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी आई पे डिपेंड नहीं करेगा। तो तीनों के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नोट है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। समझे बात, यहां पे जो आई है जो कांस्टेंट हो गई थी आई करंट तुम्हारी, ये क्या कहलाएगी, सैचुरेशन करंट, संतृप्त धारा। नंबर 3 आता है इसके बाद ग्राफ अपने पास, इसके अंदर एक दो पॉइंट लिख लो पहले। इसमें लिखो फॉर फिक्स्ड वी, फॉर फिक्स्ड न्यू, न्यू ने फिक्स कर दी। ठीक है, यहां पे न्यू क्या है, फिक्स है, क्योंकि जो पैकेट आते हैं ना सारे के सारे एक ही फ्रीक्वेंसी के होते हैं, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यू नोट से ज्यादा होती है, दिल्ली आवृत्ति से ज्यादा होती है, तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। फॉर फिक्स्ड न्यू वी नोट विल बी सेम। फिक्स्ड न्यू के लिए वी नोट क्या होगा, एक समान होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है वी नोट डिपेंड ऑन न्यू नोट ऑन इंटेंसिटी आई, कैपिटल आई इंटेंसिटी है, स्मॉल आई करंट है। ठीक है, और जो ईवी नोट है ये लिखवाने की जरूरत है ही नहीं है, के मैक्सिमम था ही। और जो आई सैचुरेशन है ये किस पे डिपेंड करता है, आई सैचुरेशन करंट कितनी बढ़ेगी, बताया था ना, जितने ज्यादा पैकेट उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा करंट। तो आई सैचुरेशन है वो किस पे डिपेंड करेगी, जो आई सैचुरेशन, स्मॉल आई सैचुरेशन लिखता हूं उसको मैं, ये किस पे डिपेंड करेगी, ये इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगी, जिसका ग्राफ हमने अभी बना लिया था। अगला ग्राफ आता है अपना नंबर 3 ग्राफ जो है वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी नोट वर्सेज इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। सिंपल सी बात है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा जितनी ज्यादा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इस साइड में करंट है, ठीक है, इस साइड के अंदर अपने पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और इस साइड में क्या आ जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा। और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, अलग अलग है, न्यू1 न्यू2 न्यू3 है, पर इंटेंसिटी क्या है, आई जो है वो क्या है, इंटेंसिटी कांस्टेंट है। इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी तो जो धारा है वो क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। क्यों, क्योंकि जो धारा है वो किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब 3 केस है अपने पास, 3 केस है अपने पास, 3 केस है अपने पास, किस किस के, फ्रीक्वेंसी न्यू1 न्यू2 और न्यू3 के। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो सैचुरेशन करंट है ना,
जो करंट है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, तो ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बाकी यहाँ पे जो तीनों केस बनेंगे नेगेटिव में अगर तुम इसको लेके जाओ तो ये अलग अलग तीनों का नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। मान लो पहले का ये है और दूसरे केस में नेगेटिव पोटेंशियल ये है और तीसरे केस में नेगेटिव पोटेंशियल ये है। तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा नेगेटिव किसका होगा, न्यू1 वाला, उससे थोड़ा कम न्यू2 और उससे थोड़ा कम न्यू3। ये है माइनस का V01, ये है माइनस का V02 और ये माइनस का V03। ये क्या है, तीनों केस के लिए न्यू1 न्यू2 न्यू3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जब लाइट आ रही है, इंटेंसिटी तीनों की सेम है, तो सैचुरेशन करंट क्या रहेगी, सेम रहेगी, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो तीनों के लिए क्या आ जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट आ जाएगा। ओके एक इक्वेशन उसके अंदर तुम ये और लिख सकते हो चाहो तो, हमने बनाई थी V0 बराबर H बाय न्यू और H न्यू नोट बाय E। इसको लैम्डा के केस में भी तुम लिख सकते हो, यही तुम्हारी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है एक तरीके से, C बाय E लैम्डा माइनस H C बाय लैम्डा नोट और इधर हो गया E। ये इक्वेशन में मान सकते हो तुम 2। अब दो तरीके के अगर मेटल हो, मान लो दो मेटल है तुम्हारे पास, ये ग्राफ में दोबारा बनाना चाहूं तो दो मेटल है अपने पास, ये हो गया मेटल A, एक है यहां पे मेटल A और एक है मेटल B। ये ग्राफ बनेगा अपने पास V0 इजिकल टू H बाई E न्यू माइनस H बाई E और इधर आ जाएगा न्यू नोट, ये है न्यू और ये है न्यू नोट। इनके बीच में ग्राफ बनाए तो ये देखो न्यू अगर 0 हो तो ये कहा जाएगा माइनस V0 एक्सिस पे, माइनस के अंदर इंटरसेप्ट रहेगा H बाई E इंटू न्यू नोट। तो ये है अपने पास स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये है अपने पास फ्रीक्वेंसी। तो फिर इंटरसेप्ट रहेगा। अब ये मटेरियल A है, इसके लिए हो सकता है जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो अलग हो, दूसरे के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग हो। तो पहले के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से रहेगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू 0 A रहेगी, न्यू नोट A रहेगी। अगर न्यू नोट A रहे, ये रही न्यू नोट A, तो ये जो आगे लाइन बढ़ेगी ये कैसे बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगी। और दूसरे के लिए न्यू नोट B। पर एक चीज देखो, दोनों के लिए जो स्लोप है वो क्या है, H बाई E है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो थीटा आएगा ये हमेशा क्या रहेगा, दोनों का बराबर रहेगा। ठीक है, ये है अपने पास H बाई E न्यू नोट A माइनस में और ये है H बाई E न्यू नोट B। ये है मेटल A और ये है मेटल B। धातु A है और धातु B है अपने पास। ठीक है, यहाँ पे जो थीटा है ना, इससे स्लोप दी जाएगी tan थीटा और ये एवरेज क्या रहेगा, H बाई E रहेगा। ये क्वेश्चन आता है बड़ी क्लासों के अंदर कहीं कहीं कि जो H है प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तुम कैसे निकाल सकते हो। और ये एक्सपेरिमेंट भी होता है एक MSc के अंदर, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू निकालना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी तुम निकाल सकते हो कि जो स्लोप निकालोगे उसको E से गुणा करोगे तो H का मान आ जाएगा। ठीक है, इससे थोड़ा सा क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुम्हारा लगभग खत्म हो गया, तो इसके अंदर थोड़ी सी चीज और लिख लो जो आपके थोड़ा सा काम आएगी। तो लिखो नोट, ये किससे एक्सप्लेन हुआ, पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हुआ, क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन हुआ। चीज समझ भौतिकी बोल दो या क्लासिकल फिजिक्स बोल दो या वेव नेचर बोल दो, वो क्या होगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में पूरी तरीके से फेल थी। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं जो दिखाने जा रहा हूं ना, ये मतलब ठीक है पर तुम्हारे लेवल का नहीं है, ये तुम्हारे नहीं आएगा एग्जाम के अंदर कभी भी। तो अपने बढ़ते हैं। अब देखो एक चीज देखो कि मैंने किसकी बात कर ली, जो लाइट थी उसके डुअल नेचर की बात कर ली कि लाइट के कुछ एक्सपेरिमेंट किससे डिफाइन होते थे, वेव नेचर से डिफाइन होते थे, कुछ किससे डिफाइन होते थे, तुम्हारे पास पार्टिकल नेचर से डिफाइन होते थे। मतलब लाइट के पास क्या है, डुअल नेचर है। मतलब लाइट कभी क्या होगी, पार्टिकल होगी और कभी क्या होगी, वेव होगी। पर लाइट कभी भी एक साथ पार्टिकल और वेव नहीं हो सकती। मतलब लाइट किसी जगह पार्टिकल, किसी जगह वेव, पर किसी भी जगह दोनों एक साथ नहीं हो सकती। ठीक है, इसी तरीके से पार्टिकल की बात, लाइट की बात होगी, क्या लाइट दो नेचर दर्शा सकती है, प्रकाश दो नेचर दर्शा सकता है। तो जो द्रव्य होता है, जो मैटर होता है, जो पार्टिकल होता है, जो पदार्थ होता है,
जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, क्या वो भी दो नेचर दर्शा सकते हैं? वो पार्टिकल तो है ही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमेशा से ही पार्टिकल है, पर क्या वो वेव नेचर भी दर्शा सकते हैं? क्या वो तरंग प्रकृति दर्शा सकते हैं? तो इसका जवाब दिया दे ब्रोगली ने कि हाँ, वो पार्टिकल नेचर भी, वो वेव नेचर भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, वो वेव नेचर दर्शा सकते हैं तो उनकी वेवलेंथ क्या होगी? तरंग प्रकृति बता सकते हैं तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? इसका जवाब दे ब्रोगली ने दिया कि उनकी जो तरंग दैर्ध्य होगी वो दी जाएगी लैम्डा इजिकल टू एच बाय पी से। वहां पे पी क्या है? उस पार्टिकल का मोमेंटम है। तो इसके लिए लिखो डुअल नेचर ऑफ मैटर। इसमें आप लिखो अकॉर्डिंग टू दे ब्रोगली, दे ब्रोगली के अनुसार एज वेव्स बिहेव लाइक्स, क्योंकि लाइट एक रूप में क्या है? वेव ही तो है। एज वेव्स बिहेव लाइक मैटर, लिख लो पहले फिर दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। बिहेव लाइक मैटर, particles similarly matter also behaves like, matters also behaves like waves। मैटर जो है तुम्हारा है वो भी वेव के रूप में बिहेव करेगा, कि जो वेव थी, जो प्रकाश था, वो दो रूप में बिहेव कर सकता है, तरंग के रूप में और कण के रूप में। उसी तरीके से जो क्लासिकल कण है, जो चीज सम्मत कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वो भी कण होने के साथ साथ तरंग के रूप में बिहेव कर सकता है। बिहेव करेगा तो उसकी वेवलेंथ आएगी, तो उसके लिए लिखो ए वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव कि जो पार्टिकल होगा उसकी, उसके उससे तरंग अगर संबंधित है तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? मैटर वेव एसोसिएटेड with a particle is given by lambda is equal to h by p is equal to h by mv, where m is the mass and v is the validity and v is the velocity। velocity of the particle, of the particle। अब देखो वेवलेंथ बता दी, देव ब्रोगली ने बता दी कि जो वेवलेंथ कैसे दी जाएगी? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी से दी जाएगी। तो अपने पास नेचर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, और गैस का पार्टिकल हो सकता है कोई भी, ठीक है ना, कोई भी एटम हो सकता है। तो उन सबकी वेवलेंथ कैसे दी जाएगी वो देख लो। वेवलेंथ ऑफ मैनी पार्टिकल्स, वेवलेंथ ऑफ मैनी पार्टिकल्स,
अगर एक इलेक्ट्रॉन है उसको v पोटेंशियल से, एक इलेक्ट्रॉन को v पोटेंशियल से एसिलेट किया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बोलो या उसकी जो एनर्जी बोलो वो कितनी होगी, ev नॉट होगी। इफ ए इलेक्ट्रॉन इज एसिलेटेड, या एक देखो इलेक्ट्रॉन को v से एसिलेट किया तो उसकी एनर्जी कितनी है, ev। q चार्ज है किसी के पास, q चार्ज है किसी के पास और उसको v वेग से एसिलेट किया तो उसकी जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, qv होगी। इफ ए इलेक्ट्रॉन इज एसिलेटेड बाय पोटेंशियल v, by potential V, then its kinetic energy इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, E इंटू वी होगी। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिखूं, E इंटू वी लिखूं, और काइनेटिक एनर्जी को जनरली क्या लिखते हैं, 1/2 m v स्क्वायर। यहाँ पे v क्या है, वेग है, और ये जो v है वो क्या है, पोटेंशियल है। तो यहां से देखो, और इसको तुम क्या लिखते हो, काइनेटिक एनर्जी को आल्सो p स्क्वायर बाय 2m लिखते हो। p क्या होता है, अरे p इससे कैसे बनाओगे, ये समझते हो ना, m स्क्वायर v स्क्वायर बटा 2m। mv क्या होता है, मोमेंटम, तो p स्क्वायर बटा 2m। यहां से p निकालो, p क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2m ev, 2m e इंटू का v, या इसको तुम लिख सकते हो 2m कैपिटल E इंटू वी, कैपिटल E लिख सकते हो, 2m कैपिटल E, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक तरीके से क्या, इसकी एनर्जी है, ठीक है। तो यहां से P क्या आ जाएगा, √2me। किसी भी पार्टिकल के लिए ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। ये इसको ऐसे देखो, Q है, इसको कोई चार्ज, किसी का चार्ज Q है, V पोटेंशियल से एसिलेट कर दिया तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, QV। तो यहाँ पे जो QV है वो कैसे काम करेगा, इसकी गतिज ऊर्जा के रूप में, p स्क्वायर बाय 2m के रूप में। तो यहाँ से P क्या आ जाएगा, √2m E बोलो, और इस पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, 2m q इंटू वी हो जाएगा। तो इसके लिए जो तरंग दैर्ध्य होगी वो क्या आ जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय पी, या फिर लैम्डा इज इक्वल टू h बाय 2m E, और चार्ज पार्टिकल के लिए 2m q इंटू का v। अब देखो प्रत्येक के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए चार्ज, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, और चाहे तुम्हारे पास न्यूट्रॉन के लिए चार्ज अलग होगा, मास अलग होगा, तो लैम्डा भी वहां पे क्या आ जाएगी, अलग अलग आ जाएगी। तो सबके लिए ये चीज लिख लो। जब तुम लैम्डा ऑफ ई की बात करोगे, एच का मान सेम रहेगा, मास क्या हो जाएगा 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31। क्यू चार्ज कितना हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। ये सब रखोगे तो ये आएगा 12.27 बटा रूट वी एमस्ट्रॉन्ग। इसी तरीके से अब तुम रखोगे ड्यूट्रॉन के लिए। ड्यूट्रॉन क्या होता है, ड्यूट्रॉन होता है, ड्यूट्रॉन से पहले प्रोटॉन के लिए, तो प्रोटॉन के लिए दे देखो, प्रोटॉन के लिए क्या आएगा, H का मान H, M का मान, मास कितना हो जाएगा 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27। प्रोटॉन का मास कितना होगा 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27। क्यू आवेश कितना होगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। ये रखोगे तो प्रोटॉन के लिए जो तरंग दैर्ध्य है वो कितनी आ जाएगी 0.0286 एमस्ट्रॉन्ग। एमस्ट्रॉन्ग समझते हो ना, 10 की घात माइनस 10 बटा रूट वी। अब देखो ड्यूट्रॉन क्या होता है, 1h2 ड्यूट्रॉन होता है, मतलब जो चार्ज है वो तो कितना है प्रोटॉन का ही है, पर जो मास है वो कितना है, डबल है, मास है वो कितना है 2 गुना प्रोटॉन का मास है, मतलब इसके अंदर भाग लग जाएगा किसका, √2 का। तो ये आएगा अपने पास ड्यूट्रॉन के लिए 0.202, मास होगा वो डबल हो जाएगा और चार्ज होगा वो सेम ही रह जाएगा, तो 0.202 बटा रूट वी, और यहां पे आ जाएगा एमस्ट्रॉन्ग। ये आ गया अपने पास ड्यूट्रॉन के लिए, ठीक है। तीसरी में बात करूं अल्फा पार्टिकल के लिए। अल्फा पार्टिकल क्या होता है 2He4, तो चार्ज क्या हो गया डबल और मास क्या हो गया 4 गुना। ये सारी चीज लिखोगे तो तुम्हारे पास लैम्डा ऑफ अल्फा आ जाएगा 0.101 बटा रूट वी एमस्ट्रॉन्ग। न्यूट्रॉन की मैं बात करूं, लैम्डा ऑफ एन, लैम्डा इस पे चार्ज तो है नहीं, तो यहां पे क्या रहेगी एनर्जी ही रहेगी, क्या रहेगी एनर्जी ही रहेगी 0.286 बटा रूट ई। न्यूट्रॉन का मास तुम्हें पता है प्रोटॉन के बराबर, पर इसकी एनर्जी नहीं पता, तो न्यूट्रॉन की जो एनर्जी होगी उसका मान यहां रख देंगे, तो अपने पास जो इससे रिलेटेड तरंग दैर्ध्य होगी वो इतनी आ जाएगी।
इसी तरीके से कोई गैस मॉलिक्यूल होगा, लैम्डा ऑफ कोई गैस मॉलिक्यूल, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आएगा H अपॉन रूट 2m आता। ई कितनी होती है गैस मॉलिक्यूल के लिए 3/2 kT, मतलब 3D में मूव कर रहा है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से आता हाफ kT, 3 से 3 kT, तो ये बचेगा अपने पास h/√3m kT। ये हमने सभी के लिए जो तरंग दैर्ध्य है वो लिख ली किसी भी पार्टिकल के लिए। अब एक बात देखो, आपने क्या बोला कि तरंग जो है, जो प्रकाश है वो दो तरीके से बिहेव करता है, कण के रूप में और तरंग के रूप में। तरंग वाले एक्सपेरिमेंट तुम्हें पता है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, उसके पार्टिकल नेचर का एक्सपेरिमेंट तुम्हें मिल जाता है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट तुम्हें मिल जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। ठीक है, सही बात है। अब तुमने यहां पे क्या बोल दिया कि जो कण है, एक पार्टिकल है, वो भी दो तरीके से बिहेव करता है, कण के रूप में तो बिहेव करता ही करता है, पार्टिकल के रूप में तो बिहेव करता ही करता है, आल्सो विल बिहेव एज ए वेव, एक तरंग के रूप में बिहेव करेगा। तो इसका पार्टिकल वाला प्रूफ तो है ही अपने पास, जिंदगी में अपने देखते ही हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया, कोई रबड़ की बॉल हो गई, क्या है, एक पार्टिकल के रूप में, तो क्या वो तरंग के रूप में बिहेव करता है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है? हाँ, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था किसने, डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट ने। तो इसमें लिखो, नया टॉपिक आ जाएगा, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्या है, प्रूफ ऑफ वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की तरंग प्रकृति का प्रूफ है ये। ठीक है, इसके अंदर देखो इन्होंने कौन सा मटेरियल यूज किया था, कुछ चीजें हैं जो इसे पूछ ली जाएगी। बेक्ड निकल क्रिस्टल था, कौन सा था, बेक्ड निकल क्रिस्टल, मतलब जो निकल क्रिस्टल होता है उसको थोड़ा सा पका लिया गया था। ठीक है, बेक्ड निकल क्रिस्टल था। और यहां पे जो मैक्सिमम मिली थी वो कितने में मिली थी, इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितने में मिली थी, वो मिली थी, वोल्टेज कितनी थी, 54 वोल्ट थी, कितनी थी, 54 वोल्ट। और इंसिडेंट एंगल कितना था, $50 डिग्री था। यहां से ब्रैग एंगल निकल के आता है, वो कितना था, 65 डिग्री था। और यही था तुम्हारे पास क्या, डिफ्रैक्शन एंगल। डिफ्रैक्शन एंगल भी कितना था, 50 डिग्री था। ये तुम्हें थोड़ा सा याद रखना है थोड़ा सा याद रखना है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से। इसके सेटअप की बात करें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन थी, सेटअप डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में तुम्हारे लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमा किस पे मिली थी, ठीक है, और इंसिडेंट एंगल या डिफ्रैक्शन एंगल कितना था। ब्रैग एंगल भी नहीं पूछते, तो इंसिडेंट एंगल मतलब डिफ्रैक्शन एंगल और मैक्सिमा किस पे मिली थी वो याद रखना। थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करूंगा, जो काम करनी है उसको भी, पर थोड़ा सा एक बार इस डायग्राम को कंप्लीट कर लो। ये अपने पास होगी इलेक्ट्रॉन गन, इससे इलेक्ट्रॉन निकले थे, इलेक्ट्रॉन निकल गए, इनको किस पे इंसिडेंट किया, निकल क्रिस्टल के ऊपर, निकल क्रिस्टल पे इंसिडेंट किया, तो ये कितने पे डिफ्रैक्ट हो गए थे, इनका डिफ्रैक्शन कितने पे हो गया था, 5 इनका डिफ्रैक्शन एंगल माना था, ये एंगल था थीटा, ये एंगल था थीटा, ये वाला एंगल अपने पास कितना था, 50 डिग्री था। ओके, और यहां पे डिटेक्टर लगा हुआ था, जिससे हमने क्या कर लिया था, डिटेक्ट कर लिया था कि हाईएस्ट इंटेंसिटी किस पे आ रही है। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, बात सुनना ध्यान से। इलेक्ट्रॉन था, इसको कितने वोल्ट से भगाया, 54 वोल्ट से भगाया। ठीक है, 54 वोल्ट से भगाया, तो इसकी लेमडा तुम निकाल सकते हो, लेमडा इज इक्वल टू 12.27 एमस्ट्रॉन्ग बटा रूट वी से निकाल सकते हो। लेमडा आ जाएगी इसकी कुछ ना कुछ अपने पास, लेमडा आ जाएगी लगभग 1.67 एमस्ट्रॉन्ग आ जाएगी, आ गई। अब देखो, अब इस इलेक्ट्रॉन का हम क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट किया, फिर ये इधर से निकला, तो यहां पे कौन सा काम हो रहा है, ये हो रहा है यहां पे ब्रैग रिफ्लेक्शन। क्या हो रहा है, ब्रैग रिफ्लेक्शन हो रहा है यहां पे। जब ब्रैग रिफ्लेक्शन होगा
तो जो फॉर्मूला यूज करोगे तुम, ये काम का नहीं है जो अब मैं अब बता रहा हूं तुम्हारे, ठीक है, सिलेबस के हिसाब से, 2d sin थीटा इज इक्वल टू एल लैम्डा, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेक्शन के लिए 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। अब इसको जब यूज करोगे, यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा ये वाला एंगल है, ये 50 था तो ये आया था 65 को यूज करोगे, थीटा का मान 65 है, डी का मान इंटरप्लेनर स्पेसिंग कितनी थी, वो लगभग वैल्यू तुम्हें दी गई थी, पता होती है तुम्हें, ठीक है ना, लगभग ये 1.67 या 1 एंगस्ट्रॉम में लगभग थी। जब इसको यूज करोगे तो यहां से जो लैम्डा आएगा वो लैम्डा इज इक्वल टू h/p से जो लैम्डा है, ये जो दोनों लैम्डा तुम कंपेयर करोगे दोनों क्या थे, इक्वल थे, मतलब एक पार्टिकल की दोनों नेचर, चाहे वो तरंग प्रकृति हो चाहे वो कणीय प्रकृति हो, वो क्या होती है, सेटिस्फाई होती है कि एक पार्टिकल भी दोनों प्रकृति दिखा सकता है। अब अपने दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि अगर ऐसा है कि एक पार्टिकल दोनों प्रकृति दिखा सकता है, तो रियल लाइफ के अंदर हम किसी भी पार्टिकल की, बॉल है हमारे पास, बॉल है तुम्हारे पास, उसकी दोनों प्रकृति को एक साथ क्यों नहीं देख पाते, मतलब बॉल की तरंग तुम क्यों नहीं देख पाते, गेंद है तुम्हारे पास, खेल रहे हो तुम उससे, उसकी तरंग तुम क्यों नहीं देख पा रहे। इस क्वेश्चन का आंसर तुम कमेंट सेक्शन में देने का ट्राई करना, फिर मैं इसको बताऊंगा, ठीक है, या तो अगले लेक्चर में बता दूंगा या कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, ठीक है। इस तरीके से हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स जो है उसकी थ्योरी कंप्लीट कर ली है। इसके अलावा इस चैप्टर में मेरे हिसाब से कोई टॉपिक नहीं रहा है, आरपीसी के लिए तो स्पेशली इसके अंदर कोई टॉपिक नहीं बचा है। और बाकी अपने क्या करेंगे, मान लो कोई टॉपिक छूट भी जाता है तो जब अपने पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे ना, तो उसके अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो इन टॉपिक से अलग है, तो उस जगह मैं उस क्वेश्चन को करवाने के साथ साथ उस टॉपिक की थ्योरी भी एक्सप्लेन कर दूंगा, तो तुम्हारा कोई भी स्किप चीज नहीं होगी। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस लेक्चर के नोट्स जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लें। डिस्कशन ग्रुप का लिंक भी नीचे तुम्हें मिल जाएगा, तो कोई डाउट हो तो डिस्कशन ग्रुप, टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप जो है वहां पे आप ज्वाइन कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वेट करते रहे अगले लेक्चर का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। अगले लेक्चर के अंदर क्या आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव जो है इसके न्यूमेरिकल अपने सोल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला लेक्चर आ जाएगा, उसके बाद न्यूक्लियर वाला, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय।